ये जो शानदार काले रंग की हाथी यानी नाग हस्ती की जो मूर्ति है, जिसके ऊपर राजा भागसु अभय मुद्रा में विराजमान है, और साथ ही जो ये 5 सर वाली भगवान बुद्ध का जो स्तूप है, और ऊपर जो धम्म के चक्र हैं जो नाग की सर्पाकार आकृति में बनाए गए हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में जाएंगे और मैकलियोडगंज या धर्मशाला के ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको एक भागसू नाम की जगह मिलेगी। भागसू एक पाली का नाम है, जैसे कामेसु होता है वैसे ही भागसू होता है, यानी भाग के लिए या भाग पर। ये बहुत प्राचीन सी चीज़ें हैं जो आपको हिमाचल प्रदेश, खास तौर से कांगड़ा यानी पुराना अगर हम कहें नगर कोट का मतलब है जहाँ नाग लोग शिखर पे रहा करते थे। कोट माने शिखर होता है और नाग माने नगर, जहाँ नाग लोग रहते हैं। ये सारा का सारा जो मंजर है ये बड़े कमाल का है। अगर आप पिक्चर ध्यान से देखेंगे तो अभी हम जो तिब्बत की सेक्रेट है, सचिवालय है, उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तिब्बत के लोग सारे जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ था 1949 में, तो सारे लोग भागकर यहाँ आए थे और उनको ये जगह दी गई थी जिसको मैकलियोडगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये उनका 1949 का इतिहास दिया हुआ है जो हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं। ये उनके संग्रहालय की, म्यूजियम की कुछ झांकियां हैं, कुछ फ़ोटो हैं जब उन्होंने तिब्बत छोड़ा और भारत में शरण ली। भारत के शरण के तिब्बत के युद्ध के समय के कुछ स्मारक, कुछ फ़ोटोज़ यहाँ दिए गए हैं। ये मेन जो टेंपल है जिसको दलाई लामा का टेंपल बोलते हैं, ये वहाँ की एंट्री है। और वहाँ ऊपर जो जितने भी श्रद्धालु हैं, उपासक हैं, वो सब यहाँ आते हैं, अपनी वंदना स्तुति करते हैं, घूमते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। एक अलग ही ट्रेडिशन है जो महायानियों का, यानी जो महासांघिक लोग हैं, उन्होंने अपने समय और मौसम के हिसाब से डेवलप किया है, उसी के हिसाब से है। और वहाँ लोग बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति के साथ आते हैं और अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए विपश्यना साधना जैसी भी चीज़ें वहाँ करते हैं। क्योंकि मौसम वहाँ बहुत ठंडा होता है, इसलिए जीने की जो धर्म के रूप में परंपराएं हैं वो बिल्कुल अलग तरह की वहाँ विकसित हुई और अलग तरह की बनाई गई। वहाँ उनके पास समय बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कलाकारी जो उनकी आर्ट है, जो उनका कल्चर है, वो बड़ा ही रंग बिरंगा और खूबसूरत है। तरह तरह की वहाँ मूर्तियाँ जो उन्होंने अपने धर्म को पढ़कर धर्म के हिसाब से लोगों को समझाने के लिए बनाई हुई हैं, वो वहाँ सारी मिलती हैं। ओम मणि पद में हूँ, जो उच्चारण है, जो चांटिंग है, जो मंत्र हैं, जो सूत्र है, वो उन्होंने खुद ही विकसित किया हुआ है और वो आपको जगह जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लोग इस बहाने वहाँ वॉक करते हैं, घूमते हैं, अपने शरीर का जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ठीक रखते हैं।
सिंगिंग बाउल लोगों को जगाने के लिए है, एक अलग तरह की तिरंगे की ध्वनि वहाँ से निकलती है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ के लोगों ने अपनी कल्चर में धर्म के हिसाब से डेवलप की हुई हैं, जैसे वाटर वर्शिपिंग है, पानी की पूजा है, या अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो लोग बहुत सारे दिए या बहुत सारी लाइट भी जलाते हैं। ये सारा त्रिपिटक साहित्य है जो सुरक्षित रहता है। हमें कैसे वापस आना है? ये बैठे थे पीछे के बाद याद है जब खाना खाया था हमने?
गौरखा यहाँ के खास लोग होते हैं। गौरखा का मतलब है गौतम के धम के रखवाले। इनको गोरखा या गौरखा बोलते हैं। गौरखा यहाँ के सबसे प्राचीन और मूल लोग रहे। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये एक कहानी है जिसमें कुछ शब्द पाली के हैं और बाकी शब्द संस्कृत भाषा के हैं। इसमें एक बहुत खास शब्द है जिसको बोलते हैं दह। दह का मतलब होता है झील या झरना, जिसको बाद में डल लेक करके बोला गया। ये भागसू टेम्पल काफ़ी पुराना बताया जाता है और ये जो कथा है, कहानी है, इसमें लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बताई जाती है, जो कहीं मैच नहीं करती। मगर उसके आंगन में जो ये राजा भागसू का जो स्टैचू लगा हुआ है काले रंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाथी के पीछे आपने जो स्टैचू है वो पहली बार इसमें देखी होगी। सबसे कमाल की बात यह है कि नाग को हाथी कहते हैं क्योंकि जो नाग लोग हैं वो हाथी से बहुत ज़्यादा काम लेते थे और उन्होंने अपना चिन्ह जो बनाया वो हाथी का ही चिन्ह बनाया था। इसलिए हाथी को नाग भी कहते हैं, यानी नाग लोगों का पर्यायवाची हाथी हुआ। बाद में नाग को सर्प कहने लगे और नाग का पर्यायवाची एक तरह से सर्प हो गया। यानी नाग लोग हैं जिनका हाथी पहचान थी, बाद में वो सर्प हो गई जिसको नाग बोलने लगे। इसलिए नाग जो मेन है वो मनुष्य के लिए आता है। नागलोक, नगर, नागरिकता, एक नाग का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये राजा भागसू हैं, ये नाग हैं, इसलिए इन्होंने हाथी पे अपना चिन्ह बनाया हुआ है और ये हाथी के पीछे इनको दर्शाया गया है। लीजिए सुनिए एक छोटी सी बातचीत जो वहाँ 30-35 साल से एक शनिदेव तो हाथी को नहीं बैठते। शनिदेव हाथी पे कहाँ बैठते हैं? नहीं, शनिदेव तो भैंसे बैठते हैं। हाँ, तो हाथी बैठे हुए हैं। तो वो बैठा दिया है तो क्या है शनिदेव की? है शनिदेव ही। मैं शनिदेव को हाथी पे क्यों बैठाएंगे? अब क्या पता है यार, वैसे भैंसे बैठता है ना, आपकी बात सही है। हाँ, शनिदेव तो भैंसे बैठते हैं। अब इधर हाथी कोई कहानी इसके बारे में बताइए। अब ये हमें नहीं मालूम। आपको नहीं पता? ये बहुत पुराने हैं। कितनी पुरानी? गेट पर पढ़ लेना। अच्छा, ये तो 5000 साल पुरानी है। ये बहुत साल पुराना है। अब तो ये सरकारी हो गया तो ऊंचा कर दिया ना। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं है तो हम बाहर के रहने वाले हैं। मगर अच्छा। यहाँ में 30-35 साल हो गए 30-35 साल ड्यूटी करते कोई हैं। मेला भी लगता है इनका? मेला भी लगता है कोई? हाँ, नहान बोलते हैं ना यहाँ, जैसे रखड़ी के 15 दिन के बाद नहान होता है ना। अच्छा, रखड़ी के 15 दिन बाद नहान होता है। हाँ, मेला जुत्ता करके मकड़ोगंज में। बाकी यहाँ लेडीज जेंट्स सब बड़े भारी भीड़ रहता है 2 दिन, रखड़ी के ठीक 15 दिन बाद, 15 दिन अमावस को। हमारे। तो ये अच्छा, ये हाथी पे बैठाई हुई तो पहली बार देखी हमने स्टैचू। मैंने भी पहली बार ही देखा था। जहाँ झरने, पानी या रहने खाने की व्यवस्था है वहाँ पर साधना तपस्या बहुत होती है। ये जो कुंड है ये बहुत पुराना है, अब तो ये आधुनिक किया गया है। इसी पे राजा भागसू की जो जितने भी लोग यहाँ आके धर्म साधना करते हैं। एक कमाल की बात है कि ये जो छोटा सा आप एक टेम्पल देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, ये कमल के फूलों पे इसकी कलाकारी है जो नीचे इसका फेस है। और इसमें भगवान बुद्ध की 5 सिर वाली एक मूर्ति रखी है। बेसिकली ये सीलंग बोलते हैं इसको। शिवलिंग इसका नाम बाद में पड़ा होगा, मगर ये सीलंग है, यानी जो सील हैं, पंचशील हैं, उनके अंगों को है। इसका जो बेस है उस पर आकृति बनी हुई है, वो कमल के फूलों की बहुत प्राचीन आकृति बनी हुई है और इसमें एक नाग भी दर्शाया गया है। ये ऊपर झरने पे जहाँ से ये वाटर का सोर्स आ रहा है, क्योंकि पूरे मैक्लियोडगंज को और धर्मशाला को ये वाटर का सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से ये सारा शहर यहाँ बसा हुआ है। लोग वाटर के रिसोर्सेज साथ में जो झरना है, फॉल है, साथ साथ जाते हैं और लास्ट तक भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ पिकनिक वगैरह मनाकर आते हैं।
यह है मैक्लियोडगंज का रात का नज़ारा, जो यहाँ का चौराया जिसमें 5 रास्ते जाते हैं। बेसिकली ये पंच राह है, पंचयान है या पंचमार्ग है, और ये जगमगाहट सारी की सारी यहाँ पे। और ये देखिए रात के समय कितना सुंदर लगता है पूरा का पूरा मैक्लियोडगंज। वापसी की तैयारी, और वापसी की तैयारी के समय हम बारिश के समय जितना भी सौंदर्य था, वहाँ का खूबसूरती थी पूरे हिमाचल प्रदेश की, उतरते समय मैक्लियोडगंज से धर्मशाला होते हुए आए तो रास्ते में हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो नगरकोट की जात को जाते हैं। नगरकोट की जात का एक वीडियो मैंने यहाँ डाला हुआ है टीम 22 पर, आप उसको ज़रूर देखें, उसके बाद देखें, क्योंकि हजारों नाग लोग, जो पुराने नाग लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो परंपरागत यहाँ साधना करने आते थे, जिसको जात बोलते थे, जात लगाना बोलते थे, वो ट्रेडिशन आज भी है। मगर वो ट्रेडिशन बेसिकली भूल गए कि वो जात में करते क्या है। अब तो जात एक परंपरा, एक सिस्टम सा रह गया है खाना पूर्ति का। तो हमें रास्ते में कुछ लोग मिले जिनसे हमने एक हल्का सा छोटा सा इंटरव्यू भी किया। वो आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि जात लोग भूल चुके हैं और बाकी जो सारा सिस्टम है वो उनको लगभग पूर्वजों से याद है। ये देखिए हजारों की संख्या में पूरे उत्तरी भारत से और दूर दूर से लोग नेपाल के नगरकोट में, और ये जो कांगड़ा का, हिमाचल प्रदेश का, या धर्मशाला का, या मैक्लियोडगंज का, या धम्मशाला का जो नगर क्षेत्र है, वहाँ साधना तपस्या करने के लिए, विपस्सना करने के लिए आते थे, जिसको जात लगाना बोलते हैं। सभी लगभग पीले कपड़े में आया करते थे, और ये बहुत लंबी रो है, बहुत लंबी लाइन है। सब अपना खाना पीना वहीं करते हैं सड़कों के ऊपर, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस एक होता है। जात के समय का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि इस समय में जितने भी घर की महिलाएं हैं वो साधना में, विपस्सना में बैठती हैं। एक 8वीं का, 9वीं का या 7वीं का, जो मैंने एक 7वीं का एक वीडियो बनाया हुआ है 8वीं के नाम से, उसे आप टीम 22 पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महिलाएं विपस्सना साधना में कितना आगे थीं प्राचीन भारत में। पीले खास कपड़े, सफ़ेद कपड़ों पर पंचशील का पंजा या 10 जो पारमिता हैं उनके 2 पंजे, ख़ास तौर से जो बने हुए नियम हैं, वो सारे नियम जो उपोषद के हैं, जो सारे नियम उस समय भगवान बुद्ध ने बनाए, जो बाद में लोगों ने अपनाए, साधना विपस्सना के लगभग सारे नियम वही आज भी फॉलो होते हैं, माने जाते हैं। आगे जो हमें हापुड़ के कुछ लोग मिले, उनसे हमने एक छोटी सी बातचीत की। वो बातचीत आप देखिए किस तरह से लोग अपना 30-30 हज़ार रुपया लगाकर यहाँ जात करने के लिए आते हैं। जात बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। हम जात ना वैसे खुशी खाना दर्शन करना है। कितनी देवी हैं? कौन कौन सी नाम बताओ? वैष्णो मैया हैं, और ज्वाला जी हैं, नगर कांगड़े वाली हैं, हाँ नैना देवी चिंतपूर्णी, हाँ। और आपके हरिद्वार में हैं। हरिद्वार भी हो के आ रहे हो? हाँ, हरिद्वार जाएंगे अभी। अच्छा, और हाँ बस यही। तो भाई यहाँ से पूछिए, हरिद्वार पूछेंगे। पहले है कि बताओ ना, कौन कौन सी बताओ ना, यहाँ की कौन कौन सी है नौ? यही बताएंगे। बताओ जी। बताओ जी, ये बताओ। अच्छा ये बताओ, नगरकोट की जात में पीले कपड़ा काहे को पहने हैं? मुझे ये भी जानकारी, बड़े बूढ़े हो जाते हैं घर पे। अच्छा, जो किसी का बूढ़े बोल जाते हैं कि अभी जात लगानी है।
हमारा कोई काम खराब हो गया और वो काम बन गया तो हम उसके उसमें अगर माता रानी तेने हमारा काम कर दिया बना दिया तो हम तेरी मतलब जात लगा। अच्छा ये बताओ नगरकोट की जात नेपाल में भी है? नगरकोट नेपाल में भी है सर। नेपाल में भी जामे नगरकोट लगाने के ताई? हाँ नेपाल में भी है। नेपाल में भी जामे। हाँ तुमने कितनी बार लगाई है नगरकोट की जात बताओ? हम तो पहली बार क्या आए। नाम है तुम्हारा? बरसुराम कहाँ से आए हो? लुखराड़ा। लुकाड़ा हापुड़ से? हाँ जिला बुलंदशहर जिला हापुड़। जिला हापुड़। अच्छा तुम कहाँ से आए हो? हापुड़ से आए। हापुड़ से आए हो? हापुड़। अच्छा तुम कहाँ से आए हो? ग्राम लुखराड़ा जिला हापुड़। जिला हापुड़। पहली बार आए जात लगाने? पहली बार। तो कहाँ देखा तुमने जात लगाने में? क्या देखते पहाड़ी वाले जात थोड़ी ना घूमने आए ऐसे दर्शन हो गए। अच्छा माँ के दर्शन होते हैं। अच्छा और पिताजी के दर्शन कहाँ हूँ मैं बताओ? पिताजी के दर्शन तो घर पे होते रहते हैं। अच्छा। माता रानी के पिता के और माना घर में? वो बता तो रहा हूँ। अच्छा अच्छा अब ये बताओ कितना खर्चा हो गया? कितना खर्चा हो गया बताओ? इनसे बताओ। खर्चा तो भाई बता के हमारे पिताजी हो गए खड़े पीछे। ये आज कितना खर्चा खर्चा हो गया? 30,000 का बैठ जाएगा। गाड़ी खर्चा खाना पीना 30,000 खर्चा बैठ जाएगा। गाड़ी खर्चा खाना मिला के 30,000 का पड़ जाएगा। 30,000 खर्चा बैठ जाएगा। अच्छा तो और भी मोहल्ला पड़ोस के हमें जात लगाने? हाँ गाँव में तो आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं जात लगाने? वो तो पुराने टाइम से आ रहे हैं। परदादा तक कम से कम। अच्छा दादा परदादा भी आए हैं? हाँ जी। अच्छा तो जात लगाने का कैसे मन में आवे कि जात लगानी है? जब आदमी की कोई मनोकामना पूरी हो जाए हाँ। तो उसको उसमें कि भाई माता रानी ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। अच्छा। अब हम उसका बोझ तार दें। अच्छा और जाकी मनोकामना पूरी ना हो वाखा क्या करें? जिसकी मनोकामना पूरी ना होती है तो वो दर्शन करने आ ही ना पाता। मतलब पैसे वाले आदमी है बेटा हर साल आ जाए उन्हें तो जात होता हर साल घूमने के उसको आ जाए। पैसे वाले आदमी बिगर पैसे वाला आदमी थे कि जात के नाम से सौंत बहुत लगा हुआ है। ये काम हमें करना तो दोहरा भी ना आप चुकेंगे कि हमें ये काम करना है। कहाँ सीखा जात लगाने से? कुछ पढ़ाई लिखाई कर रखी है कुछ? कितनी क्लास की? बीए कर रही हूँ। बीए कर रखी है? नहीं कर रही हूँ। अच्छा बीए कर रही है तो जात के अलावा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी जानो हो? हाँ जय भीम बोलो हो? हाँ। जब जय भीम बोले हैं तो फिर जात लगाने हैं बताओ? देखो इतना पुराने टाइम से बड़े बूढ़े के टाइम से चलता आ रहा है। तुम्हें पता है बड़े बूढ़े जात को लगाने आवे? पता होती था अगर सॉल्यूशन पता होता तो ना सारा सॉल्यूशन ना अगर ना लगती तो लगाने ना आते। लग रही है तो आ रहे हैं। अरे तो लग कहाँ रहा है ये तो पता चलना चाहिए। बड़े बूढ़े की प्रथा है की वजह से बड़े बूढ़ों की कापड़ था पता है? कोई मनोकामना पूरी हो गई चलो भाई हम भी दर्शन करिए। अच्छा हम बताएं। हमें जानकारी ना। अच्छा रास्ते में हमको बहुत सारे नाग मंदिर मिले, नाग टेम्पल मिले, मंदिर मिले। मंदिर मतलब जहाँ मन का दुख और दर्द दूर किया जाए। हमने वहाँ जाके लोगों से मिले, छोटी छोटी बातचीत की, क्योंकि ये बहुत पुरानी सभ्यता है नाग लोगों की। और ये नाग लोगों की सभ्यता पूरी भारत और भारत के बाहर में बिखरी हुई है। यहाँ 2-2 महीने के लोग आते हैं, साधना करते हैं, मेला लगाते हैं। तो ये सारी बातें भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनाती हैं, क्योंकि जो नाग सभ्यता है, जो नाग लोगों का जितना भी दर्शन है या दर्शन है या जो पाली का दर्शन है, वो नाग का दर्शन पाली का दर्शन एक ही है। अगर आपके यहाँ आसपास कहीं कोई नाग देवी देवता का मंदिर है या नागिन का है तो वो आपकी अपनी पुरानी सभ्यता रही है। ये मंदिर किधर है शेषनाग का? आ जाओ यहीं। ये मेला खत्म हो गया? कब खत्म हुआ? कब खत्म? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को खत्म हो गया? पीछे हो गया। नहीं 15 सितंबर को चालू हुआ था या खत्म हो गया? जुलाई से चलता है। अच्छा जुलाई से चलता है। कितने दिन चलता है? 15 महीने। 15 जुलाई से लेके 3 पूरा कंप्लीट। कितना 3 महीने? 3 लग जाता है। अरे तो सावन से स्टार्ट होता है क्या? हाँ जी सावन की पूर्णमासी से? आप ऐसा करो वो अंदर पड़े जो है उनसे करो बोला। चलिए ठीक। ये मेला खत्म हो गया क्या? जैसे आपके रखते हैं। कितने दिन चलता है? मेला 2 महीने चलता है। कब से कब तक? जुलाई का सितंबर। नहीं महीना बताओ। सावन आषाढ़ भादो क्या है? कौन महीना ना पड़ी? जी कौन से महीने से चलता है ये? जुलाई से शुरू हो जाता है। जुलाई से नहीं आषाढ़ सावन भादो में कौन सा महीने से स्टार्ट होता है?
श्रावण होता है, श्रावण। सावन से, सावन की पूर्णमासी से? हाँ जी, हाँ जी। और कब तक चलता है? बस जब तक दुकानदार बैठे तब तक मेला चलता नहीं, फिर भी है। कोई नियम तो होगा। हाँ, नियम तो है ना, ऐसे तो 2 महीने चलते हैं। अच्छा, सावन की पूर्णमासी, भादों की और क्वार की है? ठीक ठीक। क्या मान्यता है इसकी मंदिर की? पता नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा, नाग की मान्यता है ना? हाँ जी हाँ। ये नाग पंचमी के मेले, नागों के मेले, नाग नागिन के मेले, या जहाँ भी नाग लोग रहे हैं उनके जितने भी चिन्ह हैं, निशान हैं, जितने भी पत्थर हैं, जितनी भी जगह हैं प्राचीन और प्रमुख हैं, वो सब बताते हैं। ये मेला कब से शुरू होता है? खत्म हो गए नहीं, कौन से महीने से शुरू होता है? सोन महीने। सावन के महीने में, पूर्णमासी से। और कब तक चलता है? ये चलता है सावन पूरे चलता है, खत्म हो जाएगा। और इसकी मान्यता क्या है? जैसे किसी को सांप वगैरह डस ली हो ना, हाँ हाँ। वो यहाँ पे लेके आओ उसको ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो ठीक हो जाता है। ये नाग देवता का मंदिर है। हाँ जी। हाँ, 2 महीने चलता है, सावन से चलता है। 2 महीने चलता है सावन से। पंडित जी, मेला कब से स्टार्ट होता है? मेला 15 जुलाई से। नहीं, सावन भादों क्वार में बताओ आप। सावन महीने। सावन की पूर्णमासी के बाद? हाँ जी, शुरू हो जाता है मेला। अच्छा, सावन और भादों और क्वार में खत्म हो जाता है ये। 2 महीने पूरा चलता है। पूरा महीना। तो जो हमारा ये जो जात लगाने के लिए आते हैं लोग वहाँ से, हमारे उत्तर प्रदेश से, हाँ जी। उसका यहाँ से कोई लिंक है क्या? नहीं नहीं, यहाँ से अच्छा, यहाँ अलग है, वहाँ अलग है। लग गया। तो नाग की देवता की क्या मान्यता है यहाँ? यहाँ पर आकर किसी को अगर सांप बिच्छू अगर काट जाए, हाँ, तो यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो इसको सांप का मंदिर क्यों नहीं कहते, नाग का मंदिर क्यों कहते हैं? शेषनाग मंदिर कहते हैं इसको। नहीं, शेषनाग तो हमारे वहाँ है, मथुरा में। यहाँ पर जो है एक जी, यहाँ कैसे आ जाएंगे? वो जो यमुना रिवर में ये शेषनाग है। हमारे हैं कुल देवता। अच्छा, कुल देवता बोलो हम ना। जो है जम्मू से आए हुए हैं। अच्छा, अनंतनाग वाले कुल देवता हैं ये। हाँ, हम जम्मू से आए हुए हैं। अच्छा, आप अच्छा अनंतनाग वाले हैं। अच्छा अच्छा, हम जम्मू से आए हुए हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, ये जो मान्यता है कितनी पुरानी है? सर यहाँ पर लगभग 100 साल पुराने हैं। 100 साल आपकी जानकारी में है, बाकी पहला भी हो सकता है। बुजुर्ग हमारे। तो यहाँ कोई पानी वानी का सोर्स है आपस में पीने के लिए? जो लोग आते हैं यहाँ मेले में, पानी कहाँ से मिलता है उन्हें? पानी यहाँ हैंडपंप है, मोटर लगी हुई है। पहला कहीं कोई पहले बोरियाँ होती थी यहाँ। बोरियाँ होती थी, बस छोटे छोटे तालाब। तालाब बस। अच्छा अच्छा, उनमें है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। ओके। नाग का है, अनंतनाग से जो नाग आए हैं ना, उनका मंदिर है। 12 नाग आए थे ना वहाँ से, 12 नाग थे, तो उनमें से एक नाग का मंदिर। ये जो सावन के 2 महीने हैं, इसके अलावा कब कब आते हैं लोग यहाँ? लोग वैसे तो पूरा साल चले जाते हैं। पूरे साल आते हैं? हाँ जी, पूरा साल आते हैं। और ज़्यादा किन दिनों में आते हैं? ज़्यादा ये जो सोन महीना होता है ना, जुलाई अगस्त, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक। 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। हाँ जी, 2 महीने। 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 सितंबर, 2 महीने ज़्यादा लोग आते हैं। 2 महीने में पूरा मेला लगा होता है। तो कहाँ से आते हैं लोग? लोग सब बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, पंजाब से भी आते हैं, इधर से जितना भी जो टूरिस्ट है वो सब आता है। पंजाब से और पंजाब से भी आते हैं, जो आते हैं उत्तर प्रदेश से, जो भी आते हैं ना, जो भी टूरिस्ट वगैरह है ना, वो यहाँ पर आता है। अच्छा। हाँ जी। और जो जात लगाने आए हैं वो नहीं आते हैं यहाँ? नहीं, वो अलग रह जाते हैं। अच्छा,
तो अपने साथ पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लाते हैं वो लोग? वो जी पूजा के लिए अपने साथ जैसे दूध हो गया, हाँ। वो प्रसाद हो गया, जो भी आइटम है। प्रसाद में क्या क्या लाते हैं? प्रसाद में जैसे किसी ने मिठाई वगैरह, नारियल लाते हैं, सब कुछ। अच्छा, बाकी प्रसाद यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पूजा पाठ का नहीं देखा मैंने, जैसे और जगह पूजा पाठ का होता है ना, यहाँ नहीं है। होगी ना पूजा, यहाँ पर जो सवेरे मंदिर खुलने का टाइम है 3:30 बजे सुबह का। हाँ जी। अच्छा। 6 बजे से पहले जो आरती हो जाती है मंदिर में। अच्छा, रोज डेली। ठीक तो ठीक। जैसे आज नवरात्रों का, तो अब आप 10 महीने आप शांति रहेगी अब आपकी? 10 महीने बस अब ऐसा माहौल रहेगा। नाग पंचमी पर लोग आते हैं यहाँ? हाँ जी। नाग पंचमी में तो मेला लगता होगा? नागपंचमी में बहुत ज्यादा मेलों में आती है नागपंचमी। अच्छा, नाग पंचमी में कितने दिन का मेला लगता है? नागपंचमी में ये 2 महीने जो मेले होते हैं ना, हाँ। उसी में आती है नागपंचमी। अच्छा, उसी में नाग पंचमी आ जाती है। ठीक ठीक। बड़ी भीड़ रहती होगी नाग पंचमी वाले दिन तो? सर जो मेन गेट आप देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, वही वहाँ तक भीड़ होती है। वहाँ तक भीड़ होती अभी तो चले गए दशहरे में सभी। है। हाँ हाँ, चलिए, ठीक ठीक। ये जो दुकानें हैं वो यहाँ से मंदिर से लेके मेन गेट तक दुकानें होती हैं। अच्छा, पूरा मेला लगा होता है? मेला होता है। गाड़ियाँ जो वो नीचे पार्किंग से ऊपर नहीं आती हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि लोग इतने होते हैं कि यहाँ पर तो एक गाड़ी का स्कूटर भी नहीं ला सकते। आप यहीं रहते हो 12 महीने? हाँ जी, हाँ जी। हो जाती है, रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है? हाँ जी। अच्छा, चलिए, अच्छा है। अरे अनंतनाग से वो है निकासी हमारी, नाग राजा, अनंतनाग नाग राजा था ना? अच्छा, हमारे राजा जैसे हैं। हाँ, तो 12 नाग राजा हैं पूरे उसमें भारत में। शेषनाग, अनंतनाग, वासुकी नाग, शेषनाग लिखे हुए नेट पे हैं, मुझे नाम पता नहीं। अच्छा, तो ये नाग जितने भी हैं नागवंशी, हम ही तो वो सब एक ही फैमिली तो है नागों की। चलो, ये सब नाग हमारा है। चलो भाई। भोले शंकर भी हमारे हैं। बेटा तेरी बड़ी आवाज निकल रही है, अब तो निकली। डैडी बजा के बैठो, चलो बैठो। मानू इसको उतार दे यार, जैकेट को तो गई। यहाँ नाग सभ्यताएं बिखरी पड़ी हैं। एक नाग मंदिर और है। चलते चलते क्योंकि हम जा रहे हैं तो एक नाग मंदिर का और हालचाल पता कर लें, क्योंकि नाग सारी जो सभ्यता है वो भारत की मूल और पुरानी सभ्यता रही है, जो समण लोगों की या जो सरमण लोगों की सभ्यता रही है। ये नाग देवी देवता या नाग जो नाम है, नागरिक है या नागदेव है, अनंतनाग है, शेषनाग है, वासुकी नाग है या शंकर नाग है, ये जितने भी नाग हैं ये बेसिकली भारत के बहुत प्राचीन और भारत के मूल सभ्यता के लोग रहे हैं। आप विशेष ध्यान दें कि नाग किसी भी अगर शब्द में आगे या पीछे लगता है, नागा है या नागिन है या नागालैंड है या नागौर है या नागलोई है, नागपुर है, ये सारे शब्द जितने भी हैं वो नाग सभ्यता के हैं। यहाँ तक कि जो स्क्रिप्ट है उसको भी देवनागरी बोला जाता है, देवनागरी लिपि। नाग शब्द बहुत प्राचीन और बहुत विशाल है। आपको याद होगा कि जब भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में रत थे तो एक बारिश और तूफान आने पे मुचलिंद नाम की नाग राजा ने उनको वहाँ आश्रय दिया, उनको वहाँ जगह दी जहाँ से वो बारिश से और तूफान से बचे। और नाग राजा, नाग लोग, शेषनाग, ये बहुत सारे नागों की सल्तनत या बहुत सारे नागों की जगह है। नया नागलोक, नाग राजा, नागपुत्र, नागदेव, नागों से पूरा भारत भरा हुआ है, क्योंकि नाग सभ्यता पुराने लोगों को जो नाग कहते थे उनसे जुड़ी हुई है। उनके हजारों मंदिर, हजारों चिन्ह, हजारों हैं। नाग जो हाथी है उसको भी नाग कहते हैं, और बाद में जो सप है, सांप है, उसको नाग कहने लगे जब उनकी सभ्यता का विनाश हुआ। एक खास शब्द चलता है बोझिंग नाग या भुजंग नाग, यानी जो बोधियों के अंग को, जो धम्म के अंग को जानता था उसको बोझंग या भुजंग या काला भुजंग नाग बोलते थे। और जो कन्या यानी कन्या जो लड़की बहुत ज़्यादा जानती थी उसको नाग कन्या या विष कन्या भी बोला करते थे। बाद में उसको विष कन्या कह के प्रचारित किया गया, दुष्प्रचारित किया गया। धम्म का स्तूप है जो धम्म के आधार पे रखा हुआ है, और नाग जो लोग हैं इसकी सेवा कर रहे हैं। और ये है जो भी आपने देखे बुद्ध के पैर, यानी बुद्ध के जो पैर हैं वो जगह जगह मिलते हैं। और ये इस वीडियो के सबसे आखिरी नाग स्तूप यानी नाग लोगों का स्तूप।